खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को लेकर सरकार ने लिया फैसला। 100 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लेंगे एम्बुलेंस चालक। 1500 रुपए किलोमीटर ऑक्सीजन चार्ज लेंगे एम्बुलेंस चालक। मनमानी करने पर एम्बुलेंस चालकों पर की जाएगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 100 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लिया जाएगा और अगर इस दौरान कोई भी एम्बुलेंस चालक मनमानी करता हुआ नजर आता है तो ऐसे एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। केसरबाग थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में रोड पर मैच खेलते दिखे हैं लोग। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। केसरबाग पुलिस की लापरवाही पड़ सकती है बहुत ही ज्यादा भारी। हम आपको बड़ी अहम खबर राजधानी लखनऊ से ये भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि लॉकडाउन लगने के बावजूद सड़कों पर लोग मैच खेलते हुए नजर आए। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं की जा रही है। पूरा मामला केसरबाग इलाके का है। लखनऊ के केसरबाग इलाके का पूरा मामला। केसरबाग थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी रोड पर मैच खेलते हुए दिखे हैं लोग। लोगों ने मास्क भी नहीं रखा था और ना ही लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में जमीन पर हो रहे मरीजों के इलाज को देखकर बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपने निजी खर्चे से मेडिकल कॉलेज को 20 बेड मुहैया कराया ताकि किसी भी मरीज का जमीन पर इलाज ना हो। बता दें, बीजेपी विधायक मेडिकल कॉलेज को जरूरत पड़ने पर और भी 100 बिस्तर देंगे। मेडिकल कॉलेज में विधायक की इस पहल की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है और साथ ही इस संकट की घड़ी में लोगों से सहयोग करने की अपील भी कर रहा है। शाहजहांपुर से ये पूरी खबर आपको बता दें कि शाहजहांपुर में मरीजों का इलाज जमीन पर लिटाकर होता था और इसको देखते हुए बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपने निजी खर्चे से मेडिकल कॉलेज में 20 बेड लगवाए हैं ताकि किसी भी मरीज का जो इलाज है वो जमीन पर ना हो सके। बीजेपी विधायक मेडिकल कॉलेज को जरूरत पड़ने पर 100 बिस्तर और देंगे। मेडिकल कॉलेज भी इस विधायक की इस पहल की काफी प्रशंसा कर रहा है और साथ ही इस संकट की घड़ी में लोगों से सहयोग करने की भी अपील कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ज्यादा अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और तमाम पूरे देश से ही ऐसी खबर देखने को मिल रही थी, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि जो मरीजों का इलाज है वो बेड की कमी के चलते जमीन पर लिटाकर किया जा रहा था। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी विधायक आगे आए मदद के लिए। मनोज जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। शाहजहांपुर में जमीन में लिटाकर कई दिनों से जो है वो मरीजों का इलाज किया जा रहा था। बाहर जो ऑक्सीजन जो थी वो जमीन में ही लगाई जा रही थी। सोशल मीडिया पे जब खबर वायरल हुई तो विधायक जी ने जो है उस पर तुरंत एक्शन लिया और बेड की व्यवस्था की और 20 बेड जो है वो जिला अस्पताल को मुहैया कराए हैं और ज्यादा बेड देने की भी बात कही है विधायक जी ने। बिल्कुल मनोज, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता। बता दें आपको 20 बेड मुहैया कराया गया है और विधायक जी का कहना है कि अगर आगे जरूरत पड़ती है तो 100 बेड वो और लगवाएंगे। देखिए, ये कोरोना जैसी बीमारी महामारी है, ये जानलेवा बीमारी है। मुझे जानकारी हुई कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जिला चिकित्सालय में कुछ बेडों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। मरीज़ बेचारे भर्ती नहीं हो पा रहे, मरीज़ ज़मीनों पर लेटे हुए हैं। तो मैंने अभी प्रिंसिपल साहब से बात की। अभी मैंने 20 बेड यहाँ पर उपलब्ध कराए और जितने भी बेड ज़रूरत होंगे, जितने ज़रूरत हों, 10, 20, 50, 100, 200 जैसे ये डिमांड करते रहेंगे, मैं अपनी निजी पैसे से निजी बेड पर मैं मरीजों के अपने
जनपद की जनता की सुविधा के लिए जो मरीज हमारे परेशान। तो अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही, जहां राजधानी में कार्यरत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराएं अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक की लिंक पोर्टल पर है उपलब्ध। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, कार्यरत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए वैक्सीनेशन प्राथमिकता से टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराएं अपने परिवार वालों का रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लिंक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स उपलब्ध है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, राजधानी लखनऊ में जो कार्यरत पत्रकार हैं उनके परिजनों के लिए टीकाकरण को लेकर बात सामने आई है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन भी होगा और टीकाकरण भी होगा। आसिफ, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल सुबी, आपको बता दूं कि कोरोना के चलते कई पत्रकारों की जान भी जा चुकी है और पत्रकार लगातार जान जोखिम में डालकर लगातार जो है खबरों की कवरेज कर रहे हैं और सच्चाई लोगों के सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जो है पत्रकारों को रजिस्ट्रेशन के बाद जो है टीका लगवाने के निर्देश जारी किया है और सूचना निदेशालय ने जो है इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। और सर्कुलर में कहा गया है कि 18 से 45 वर्ष आयु के वर्ग के सभी पत्रकारों और उनके परिवारी जनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन कोविड पोर्टल पर हो रहा है। प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा जिससे सभी पत्रकार और उनके परिवारी जनों को टीकाकरण हो सके और इसमें जो है जिससे जो है जो जान खतरा बना रहता है पत्रकारों को, उससे जो है आशंका न रहे और स्वस्थ रहें। आपको बता दूं कि इसके पहले कई पत्रकार रोहित सरवाना जैसे नामचीन पत्रकारों की जान भी जा चुकी थी, जिसको लेकर जो है पत्रकारों में भय का माहौल था और वह खबरों के कवरेज के लिए जो है काफी जो है भयभीत रहते थे। इसको देखते हुए यह जो रजिस्ट्रेशन के बाद कोविड वैक्सीनेशन का काम पत्रकारों के लिए किया जा रहा है, यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये पूरी खबर बता रही हैं, जहां पत्रकारों का प्राथमिकता के आधार पर पत्रकार और उनके परिजनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो खबर झांसी से, जहां कोरोना महामारी के मामलों को बढ़ता देखकर प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था, जिसमें लोगों से घर पर ही रहने की लगातार अपील भी की जा रही थी। कुछ लोग नियमों का उल्लंघन भी करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, ऐसा भी जो नियमों को ताक पर रखकर बिना मास्क के लोग बाहर घूम रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर जमकर कार्रवाई की और लोगों को घर ही रहने की सलाह भी दी। तो यूपी में 10 तारीख के लिए लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके हम जो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं वो यूपी के झांसी की। आप झांसी में देखिए कि बेवजह जो लोग रोड पर घूमते हुए नजर आ रही हैं या फिर जो भी लोग बेवजह घर से बाहर निकले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन काफ़ी सख्त है। चालानी कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर और लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को घर में ही रहने की सलाह दे रहा है। रात की ये तस्वीर, बेवजह लोगों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है यूपी के झांसी में। पहले भी जैसा अनुरोध करते आए हैं, ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है बहुत ही गंभीर संक्रमण फैला रही है, बहुत ही ज़्यादा मौतें हो रही हैं और हालात ये हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त होना, सभी लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है रोगी लोगों की कि नहीं मिल पा रही हैं। लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है, कृपया दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। शासन प्रशासन ने जो लॉकडाउन लगाया उसका अनुपालन करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। लेकिन लोग उससे नहीं बाज आ रहे हैं, अभी भी शादी त्यौहार और अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जा रहे हैं, जिस कारण लॉकडाउन के अनुसार बिल्कुल नियमानुसार उनके चालान की कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी बद्री विशाल का हुआ निधन। बद्री विशाल का कोरोना की चपेट में आने की वजह से हुआ निधन। पिछले कई दिनों से निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बिजनौर से। जिला समाज कल्याण अधिकारी बद्री विशाल नहीं रही है, कोरोना के चलते उनकी जान चली गई।
तो हरदोई से अगली बड़ी खबर, नियमों को तोड़कर कायदे सिखा रहे हैं बीजेपी नेता। प्रधान बनने के बाद भीड़ के बीच प्रधान को लड्डुओं से तौला गया। चीफ गेस्ट बनकर आई सांसद और केंद्रीय अनुसूचित जाति की सदस्य अंजू बाला। बीजेपी नेता ने भीड़ लगाकर समझाई कोरोना की बारीकियां। बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो यूपी के हरदोई की है। नियमों को तोड़कर बीजेपी नेता लोगों को कायदे सिखाते हुए नजर आए। आप देखिए, बीजेपी नेता जिस भीड़ को कोरोना गाइडलाइन का नियम का पालन करना सिखा रहे हैं, वो खुद कोरोना की गाइडलाइन को जमकर कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर, यह वीडियो जमकर वायरल भी हुआ है। बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। आपको बता दें कि प्रधान बनने के बाद भीड़ के बीच प्रधान को लड्डुओं से तौला गया। चीफ गेस्ट बनकर आई थी यहां पर सांसद और केंद्रीय अनुसूचित जाति की सदस्य अंजू बाला। बीजेपी नेता ने भीड़ लगाकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की समझाइश दी। तो कासगंज जिले की 2 ग्राम पंचायत में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर काफी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया है। आपको बता दें कि प्रधान प्रत्याशियों की मौत होने के बाद यहां दोबारा चुनाव हो रहे हैं। कासगंज ब्लॉक के ग्राम रहमतपुर माफी में 2 बूथों पर 4 प्रत्याशियों के लिए मतदान जारी है, जिसकी मतगणना 11 मई को की जाएगी। तो यूपी के कासगंज में 2 प्रधान प्रत्याशियों के मौत के बाद आज एक बार फिर से मतदान शुरू हुआ। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पुलिस प्रशासन मतदान केंद्रों पर मुस्तैद है। काफ़ी लोग भी अपने घर से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और अच्छी बात इन बूथों पर ये रही है कि लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया है। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। लोग मास्क लगाकर पहुंचे हैं। आप कुछ महिलाओं को भी तस्वीर में देख सकते हैं और पुलिस वाले भी जो तस्वीर में हैं, सभी ने मास्क लगाया हुआ है। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। ग्यारह मई को मतगणना की जाएगी। आज 9 तारीख है। 9 तारीख को मतदान है। 11 मई को मतगणना होगी और जो भी जीतेगा उन्हें विजयी घोषित किया जाएगा। जिले की 2 ग्राम पंचायत पर यह मतदान है, क्योंकि प्रधान प्रत्याशियों की मौत हो गई थी और मौत के ही बाद एक बार फिर से जिले में मतदान किया गया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। लोग अपने घर से निकले हैं। काफी लाइन देखने को मिली, लेकिन इस बार के मतदान में, और या यूं कहें कि इन बूथों के मतदान में, आज अच्छी बात यह है कि लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। जो पुलिस वाले वहां खड़े हैं उन्होंने भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया और लोगों से भी करवाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी जुड़ गए हैं। कुरैशी जी, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुकी है। ज्यादा अपडेट बताएं और अभी क्या स्थिति है बूथों की, ये बताएं। जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, कासगंज जनपद के 2 पंचायतों में चुनाव हो रहा है, जो कि जो अभी चुनाव हुआ था उससे पहले वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनकी मौत हो गई थी, जिसके कारण वहाँ चुनाव नहीं हो सका। वो आज पुनः मतदान हो रहा है वहाँ। और मैं आपको बताऊं, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जी कुरैशी जी, जिन प्रत्याशियों की मौत हुई थी, प्रधान प्रत्याशियों की मौत की क्या वजह थी? जी मैं आपको बता दूं, दोनों जगह इनकी आपसी रंजिश में दोनों प्रत्याशियों की मौत हुई थी। आपस में गांव में जो रंजिश थी, तो उसी रंजिश के कारण बस उन दोनों की मौत हुई थी। बिल्कुल जुम्मन, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और 8 प्रत्याशी है। बिल्कुल सब मामला बिल्कुल शांति से है। अच्छा, तो कोरोना को लेकर सरकार क्या प्रशासन ने कदम उठाए हैं? कोरोना से लेके वो अपना मास्क पहने और मतलब सैनिटाइजर करा रहे हैं टाइम पे। कितने बूथ हैं यहाँ पर? 2 हैं। दोनों बूथों पर सैनिटाइजर है? हाँ, दोनों पे है। लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? किया जा रहा है। मास्क सबके लिए अलाउड है? सबके लिए। कितने % वोट
तो अगली बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। ग्राम पंचायतों में 9 मई को होगा उपचुनाव, 11 मई को होगी मतगणना। चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान के 19 उम्मीदवारों का हुआ था निधन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में 9 मई को उपचुनाव होने हैं। आज 9 मई है, आज के ही दिन ये उपचुनाव होगा। 11 मई को मतगणना की जाएगी। चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान के 99 उम्मीदवारों की मौत हुई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां वार्ड नंबर 5 से बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रत्याशी फुरकान अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाते हुए कहा कि एआरओ की लिस्ट से 6 बूथों के मत गायब है। साथ ही हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है, जिस पर प्रशासन ने प्रत्याशियों को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। हमने पूरा जो उसका कायदा कानून होता है उसका हमने पालन किया। मतगणना शुरू हुई, हमारे प्रत्याशियों को जीत के आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आप जीत गए हैं, आप फिर वापस ले जाना। बीच में क्या हुआ कि कुछ बूथ उसमें काउंट नहीं, 6 बूथ काउंट नहीं किए गए, फिट नहीं किए गए। उससे हमारे प्रत्याशियों को उसमें हारा हुआ घोषित कर दिया। 281 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीत रहे थे। अभी आप क्या करें, आप जिलाध्यक्ष हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र भी जिंदा है। हम संविधान रूप से लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसकी अनुरूप हम लड़ाई लड़ेंगे और हम 281 जीते हैं, हम जीत के दिखाएंगे। हम आगे अच्छा, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अध्यक्ष जी अभी अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा है कि तो अगली बड़ी खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां नवनिर्वाचित प्रधान की लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना से संक्रमित थे प्रधान, इलाज के दरमियान हुई मौत। ग्राम पंचायत बिल्दरपुर गद्दीपुर से नवनिर्वाचित प्रधान थे विनोद सिंह। बिल्दरपुर गद्दीपुर में बीते 10 दिन में लगभग 15 लोगों की हो चुकी है मौत। तो बड़ी खबर इस वक्त की शाहजहांपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नवनिर्वाचित प्रधान की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रधान विनोद सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जिसके बाद उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्राम पंचायत बिल्दरपुर गद्दीपुर से नवनिर्वाचित प्रधान थे विनोद सिंह। बिल्दरपुर गद्दीपुर में बीते 10 दिन में लगभग 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो खबर चंदौली से, जहां निवासी जयशंकर उपाध्याय की पत्नी की तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई। घर पर पति के अलावा कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि किसी का सहयोग नहीं मिलने पर पुलिस बल की सहायता से उपाध्यक्ष की पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया है। पूरा मामला हम आपको चंदौली से बता रहे हैं। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से पत्नी की मृत्यु हो गई है। घर पर पति के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होने से महिला के अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस के सहयोग से महिला का अंतिम संस्कार किया गया। ग्राम भगवानपुर, थाना कोतवाली चंदौली निवासी जयशंकर उपाध्याय की पत्नी का देहांत बीमारी के कारण हो गया था। घर में पति के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं था। गांव के व्यक्ति भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर उसने 112 नंबर पर कॉल किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक चंदौली मौके पर पहुंचे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शव को बाहर निकलवाया और दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से कराकर दाह संस्कार हेतु बलुआ घाट भिजवाया और वहां पर उसका दाह संस्कार करवाया गया। यह चंदौली पुलिस का एक बहुत ही सराहनीय। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। असहाय लोगों तक पहुंचाया जा रहा भोजन, राजधानी में लोगों तक पहुंचाने का काम जारी। भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं वाहिद बिरयानी की दुकान पूरी राजधानी में है मशहूर। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लोगों को मिलेगा खाना।
राजधानी लखनऊ से ये अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी में लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है वाहिद बिरयानी द्वारा। वाहिद बिरयानी की दुकान पूरी राजधानी में मशहूर है, क्योंकि राजधानी में लॉकडाउन है, पूरे यूपी में लॉकडाउन है और ऐसे में जो असहाय लोग भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं या फिर जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की वो मदद कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लोगों को खाना खिलाया जाएगा। अच्छी पहल, नेक काम कर रहे हैं वाहिद बिरयानी वाले। लखनऊ से ये पूरी तस्वीर। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। शारजहां से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के पास मिला 390 ग्राम सोना। बरामद सोने की कुल कीमत 19,31,193 रुपए। यात्री सोने को पोस्ट के रूप में ढाल रहा था। लखनऊ कस्टम ने यात्री के पास से सोने की चेन भी किया बरामद। फ्लाइट संख्या 6E1412 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। अधिकारियों ने बरामद सोने के साथ यात्री को किया गिरफ्तार। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ताजनगरी यानी कि आगरा की, जहां एसपी सिटी की सख्त कार्रवाई से 9 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मई को कुछ गौ तस्करों पर पुलिस ने दबिश डाली थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी और मौके से फरार हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने फिर उन बदमाशों पर दबिश डालकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए 3 रात्रि और 4 के मॉर्निंग में मई 2021 को एक ट्रक बैरियर तोड़ते हुए पुलिस का जाता है, भगवान टॉकीज की ओर से इत्मादौला की तरफ जाता है। इसमें कुछ संगठन के लोग भी इनका पीछा कर रहे थे। पुलिस को भी सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। इन्होंने अपना ट्रक, जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठे हुए थे, 7, 8, 10 व्यक्ति जो भी बैठे होंगे, उन्होंने ट्रक को छोड़ के वो वहाँ से फरार। तो मिर्जापुर में 5 ग्राम पंचायतों में सुबह से ही हो रही है प्रधानी का चुनाव। जारी नामांकन के बाद 5 ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों की हुई थी मौत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित गांव में चुनाव को किया था रद्द। तो बड़ी खबर मिर्जापुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 5 ग्राम पंचायतों में सुबह से ही प्रधानी का चुनाव जारी है। नामांकन के बाद 5 ग्राम पंचायतों उम्मीदवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित गांव में चुनाव को रद्द कर दिया था। तो कुशीनगर में जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्ष से एक महिला और एक पुरुष आपस में भिड़े। मारपीट के दौरान महिला बुरी तरीके से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। तो खबर झांसी से, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर बरसिहापुरा के पास एक ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और मोट सामुदायिक केंद्र भर्ती करवाया, जहां एक व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये गाड़ी जो है पलटी पड़ी थी और उसके नीचे ड्राइवर, ये है मैसी फार्गूसन, इस पे जो है इसके नीचे ड्राइवर फंसा था। तो पब्लिक की मदद से इसको बाहर निकलवाया, फिर उसको अपनी गाड़ी से भिजवाया। कहाँ भिजवाया? ये CSC मोट गए। ये कौन सा ट्रैक्टर है ये? मैसी फार्गूसन 7250। क्या सामान लदा है इस पे? है बोरिंग का सामान है, बोरिंग पाइप। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव के बाद थम नहीं रहा हिंसा। चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने फूका ट्रैक्टर। प्रधानी चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा था विवाद। दोनों पक्ष को चुनाव में मिली थी हार। संजय ने विपिन तिवारी पर लगाए ट्रैक्टर जलाने का आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पंचायत चुनाव के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। चुनावी रंजिश के चलते श्रावस्ती में दबंगों ने ट्रैक्टर फूंक दिया। प्रधानी चुनाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को चुनाव में हार भी मिली थी। संजय ने विपिन तिवारी पर ट्रैक्टर जलाने का आरोप लगाया।
तो अगली बड़ी खबर बिजनौर से बदमाशों ने गोली मारकर 2 लोगों की निर्मम हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर दिया घटने को अंजाम। एसपी और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें की गई गठित। शहर के धोकलपुर इलाके का पूरा मामला। तो अगली बड़ी खबर हरदोई से शराब के पैसे ना मिलने पर टावर पर चढ़ा युवक। पिता से झगड़ा करने के बाद टावर पर चढ़कर मचाया बवाल। लोगों के समझाने पर भी नीचे नहीं उतरा युवक। सड़क सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से युवक को बाहर नीचे उतारा। युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया शिकायत। कोतवाली देहात क्षेत्र के आशा गांव का पूरा मामला। तो शाहजहांपुर में फ्लाईओवर के पास बाइक और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। आपको बता दें, इस घटना में एक बच्चे और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो एक और बड़ी खबर सोनभद्र से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट गहरे खाई में गिरी कार में 4 लोग थे सवार, 2 गंभीर रूप से घायल। एक ही परिवार के 4 लोग अरपरा से जा रहे थे वाराणसी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भेजा गया अस्पताल। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग की पूरी घटना। तो अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां घर से बाहर सो रही बुजुर्ग की हत्या। चारपाई पर मिली वृद्ध की खून से सनी लाश, सिर पर किया गया प्रहार। घर पर अकेला रहता था वृद्ध। गधई थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव का पूरा मामला। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां सड़क के किनारे नाले में मिला एक अज्ञात भिखारी महिला का शव। मृतक महिला की उम्र बताई जा रही है लगभग 65 साल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला आपको बता दें अनपरा थाना क्षेत्र के काशीपुर मोड़ का। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।